बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम मौर्य प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। सम्राट अशोक ने जो अपना उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूरब तक जो अपना प्रशासन चलाया था, इस प्रशासनिक कार्य को चलाने के लिए उन्होंने जो प्रशासन को चलाया, तो किस प्रकार उन्होंने प्रशासन को हैंडल किया और उनके पास ऐसी क्या अच्छी व्यवस्था थी जिसकी वजह से उन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना झंडा लहराया, संपूर्ण भारत पर अपना प्रशासन किया उन्होंने। इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे और आप जानेंगे कि किस प्रकार उसकी सुदृढ़ व्यवस्था कितनी अच्छी थी। सम्राट अशोक की सुदृढ़ व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मौर्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विस्तृत जानकारी हमें इंडिका, आपको पता है मेगास्थनीज आया था और उसने जो है मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और प्रशासन के बारे में उसने लिखा था इंडिका में। साथ ही चाणक्य की किताब, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों एवं तात्कालिक अभिलेखों से प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता देखने को मिली और सत्ता का केंद्रीकरण देखने को मिला। साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां देखने को मिली और उसकी योग्यता, उसने अपने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां की और उनकी योग्यता और चरित्र को भी परखा जा सकता है। हाँ, तो अशोक जो था उसने अपने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां करने के लिए उनका एक उपदा परीक्षण रखा था। उसमें क्या होता था कि अशोक जो है अपने प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यता और चरित्र को परखता था। तो योग्यता और चरित्र को परखने का काम करता था, तो उसे उपदा परीक्षण कहा गया। ठीक है। और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का ढांचा जो था वो कुछ इस प्रकार है, आप देख लीजिए। और सबसे पहले देखिए केंद्रीय प्रशासन। मौर्य प्रशासन का ढांचा है, उसमें सेंट्रल जो मेन जो उसका कौन कौन होते हैं वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है राजा की। ठीक है। राजा जो है वो शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु था। ठीक है, शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु था और महत्वपूर्ण और नीति संबंधी निर्णय जो है वो राजा स्वयं ही लेता था। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राजा में ही निहित थी। ठीक है। व्यवस्थापिका, कानून भी वही बनाता था, लागू भी वही करता था और न्याय भी राजा ही करता था। ठीक है। फिर देखिए मंत्री परिषद की क्या भूमिका है। राजा को परामर्श देने के लिए, मंत्री परिषद के बारे में बात करते हैं। राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। ठीक है, एक मंत्री परिषद थी और जिसकी नियुक्ति, राजा में जो मंत्री परिषद थी उसकी नियुक्ति वंश और योग्यता के आधार पर राजा करता था। अंतिम निर्णय जो था नियुक्ति करने में, राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद में जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति वंश और योग्यता के आधार पर होती थी। राजा का अंतिम निर्णय जो है वो राजा का ही होता था और इसके लिए एक आंतरिक परिषद भी होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था। एक आंतरिक परिषद होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था और इस आंतरिक जो परिषद है उसमें, यानी मंत्रिण में जो है कम से कम 3 से 4 सदस्य होते थे और ये 3 से 4 सदस्य जो है ये महत्वपूर्ण विषयों पर राजा मंत्रियों से परामर्श करते थे। महत्वपूर्ण मेन जो विषय होते थे उस पर राजा मंत्रियों से परामर्श सलाह लेता था, कार्य करता था। ठीक है। फिर देखिए अधिकारियों की बात कर लेते हैं। शीर्षस्थ राज्य अधिकारी जो संख्या में 18 थे। शीर्षस्थ राज्य अधिकारी संख्या में कितने थे? 18। और इन 18 को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ का मतलब क्या होता है? विभाग। ठीक है। तो 18 तीर्थ थे। आपको पूछा जा सकता है कितने तीर्थ थे अशोक के समय, तो 18 तीर्थ थे। ठीक है। और इन 18 तीर्थ का मतलब है डिपार्टमेंट या विभाग। वे केंद्रीय विभागों का कार्यभार देखते थे। ये तीर्थ का काम क्या था? केंद्रीय विभागों का कार्यभार देखना। ठीक है। और कौन कौन से विभाग, जैसे कोषाध्यक्ष का काम,
तो कोषाध्यक्ष का विभाग, एक तीर्थ कोषाध्यक्ष का था, कर्मांतिक यानी उद्योगों को संभालने वाले, समाहर्ता यानी कि जो पूंजी है उसको इकट्ठा करने का काम, उसके अलावा पुरोहित का काम आप जानते ही हैं, और सेनापति ये भी आप जानते ही। तो ये सब विभाग है, तीर्थ है ये प्रमुख। इसके अलावा अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख था। कितना? अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करता है। राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करता है। साथ ही कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बाँट, माप, कताई, बुनाई और खान और वनों आदि का नियमन और नियंत्रण करते थे। तो कृषि का, व्यापार का, वाणिज्य का, बाँट का, माप का, कताई, बुनाई का, वनों का आदि का नियंत्रण, उनका नियमन करने का कार्य भी जो है ये 18 तीर्थ मिलकर करते थे। और मंत्रिण जो थी वो महत्वपूर्ण विषयों पर जो है 3-4 लोगों से मिलकर राजा से सलाह लेकर कार्य किया जाता था। फिर देखिए आप नगर प्रबंध। नगर प्रबंध क्या है? नगर प्रबंध जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नगर प्रबंध के लिए 5 सदस्यों की 6 समितियां थी। कुल नगर प्रबंध में कुल 30 लोग होते थे, यानी 6 समितियां थी और उन 6 समितियों में 5 सदस्य थे। ठीक है, और यानी टोटल कितने हो गए? 5 × 30 यानी 30 सदस्य होते थे। 6 समितियां और 6 समितियों में 5 सदस्य होते थे, यानी कि 30 लोग होते थे। ठीक है, और जो ये क्या काम करते थे? जो विभिन्न कार्य करते थे, जैसे उद्योग, शिल्प और विदेशियों, जनगणना, वाणिज्य, व्यापार और नियम, विपणन, रख रखाव का कार्य, ये सारे करती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार नागरक बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट। नागरक जो है वो नगर प्रशासन का अध्यक्ष होता था। नगर का अध्यक्ष कौन होता था? नागरक। गोप और स्थानिक उसके सहायतार्थ कर्मचारी होते, उसके हेल्पर होते थे गोप और स्थानिक। ठीक है, फिर सेना का देख लीजिए। सेना जो है वो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है सेना में? सेनापति होता है। ठीक है, और सेना जो है उसकी भी 6 शाखाएं थी। सेना की 6 शाखाएं थी, तो 6 कौन है? पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना और पैदल, अश्व, हाथी, रथ और यातायात सेना और नौ सेना में विभक्त थी। तो सेना जो है सेनापति था और सेना 6 भागों में बटी हुई थी। पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात और नौ सेना। ठीक है, इनमें भी 6 थी ना, तो 6 में भी 5 सदस्य थे, यानी कुल 30 सदस्य सेना के लिए समिति के अंदर थे। ठीक है, जबकि कौटिल्य जो है उसने अर्थशास्त्र में बताया है, अपनी किताब में बताया है कि अशोक के पास चतुरंग बल की सेना का मुख्य अंग बताता है। चतुरंग बल को सेना का मुख्य अंग कौन है? चतुरंग बल। ठीक है, और नायक कौन होता है? युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। तो नायक की महत्वपूर्ण भूमिका है, सेना का अधिकारी होता था ये। फिर आपका आता है गुप्तचर व्यवस्था। देख लीजिए आप, क्योंकि किसी भी प्रशासन में गुप्तों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशासन तंत्र के साथ साथ गुप्तचर्या का भी एक विस्तृत जाल बिछाया गया था, जो मंत्रियों से लेके आम जनता की गतिविधियों पर नज़र रखते थे। तो गुप्तचरों को संस्था या संचार नाम से पुकारा जाता था। गुप्तचरों को संस्था या संचार नाम से पुकारा जाता था। फिर देखिए आप न्याय जो है वो धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजशासन, न्याय संहिता के अंतर्गत आते हैं। न्याय के लिए धर्मस्थनीय और कंटक शोधन न्यायालयों की स्थापना की गई थी। धर्मस्थनीय और कंटक शोधन 2 कोर्ट हैं, इनकी स्थापना की गई थी। धर्मस्थनीय के अंतर्गत दीवानी और फौजदारी मामले सुलझाते थे। तो 2 अदालतें हैं, धर्मस्थनीय और कंटक शोधन। इनमें दीवानी और फौजदारी मामले जो होते हैं, हत्या के, डकैती के, मारपीट के ये मामले, और दीवानी में आते हैं आपके कृषि के, राजस्व के, ये सारे मामले आते हैं। ठीक है, न्यायपीठ पद्धति विद्यमान थी और राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। न्यायपीठ था, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, क्योंकि राजा का ही फैसला मानना पड़ता था। राजूक और व्यावहारिक आदि न्यायिक अधिकारी थे। न्यायिक अधिकारी कौन है? राजूक और व्यावहारिक थे। ठीक है, ये जज साहब थे। संग्रहणा और द्रोणमुख स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय थे। जनपद स्तर के लोगों के छोटे मोटे जो मामले सॉल्व करते ना, वो संग्रहण और द्रोणमुख स्थानीय और जनपद न्यायालय थे। साथ ही अशोक के समय में दंड व्यवस्था बहुत ही कठोर थी। ठीक है, फिर देखिए राजस्व प्रशासन।
समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है। और दुर्ग, राष्ट्र, व्रज, सेतु, वन, खाने, आयात निर्यात आदि राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत थे। सन्निधाता राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था। राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी सन्निधाता होता था, ठीक है। फिर जन उपयोगी कार्य देख लीजिए आप। मौर्य साम्राज्य में जन उपयोगी सेवाओं में सिंचाई का कार्य, सिंचाई, सड़क, सराय, चिकित्सा आदि को महत्व दिया जाता था, जिसकी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी करते थे। तो इस प्रकार अशोक का जो है आपने केंद्रीय जो मेन है वो आपने पढ़ा।